देखिए आपका पिछले लेक्चर में आपका फ्रॉड बताया गया था, आपका कपट के बारे में। एक और सूचना भाई, कल कॉपी लेकर आप आइएगा। कल से लिखवा, क्योंकि आपका कांटेक्ट भी काफ़ी हो गया है, इसको लिखवा जाए 1-2 दिन। तो आज आपका लेक्चर हो गया ना जे पर नोटिफिकेशन आप कर दिया करिए। आप इतना फालतू मैसेज कर रहे हैं सबके ऐप पर भाई, नोटिफिकेशन ऑफ हो गया। और लाइव क्लास में भी हमेशा नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा। जिसको पूछना है भाई, ऑनलाइन वालों के लिए बताया जा रहा है, आप फ़ोन करके क्वेश्चन पूछिए या व्हाट्सएप पर भेजिए। क्योंकि फालतू लोग मार हाय हेलो उसी में लिख रहे हैं बार बार। अब दिक्कत है कि आदमी पहचानता नहीं, बाहर से लोग एडमिशन लिए हैं, आपका इतने लोग हैं, हजारों लोग, नाम पता भी नहीं मालूम है। तब कौन क्या बोल रहा है भाई, आदमी देख भी नहीं रहा है पढ़ाते समय ज़्यादा। तो उसका उपाय ये है कि न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, यानी कि नौ नौ मन तेल हो ही ना राधा। चलिए ठीक है भाई। ये भी मन की दशा में रखिएगा। लेकिन ये सब तो देखा जा सकता है, मैं मन की दशा में कहाँ से आएगा। ये तो आपका किस दशा में आएगा, ये तो भौतिक तथ्य है। क्योंकि कौन क्या लिख रहा है, ये तो आंखों से क्या किया जा सकता है, देखा ही जा सकता है। बैठिए भाई, कहाँ गायब हो जा रहे हैं। देखिए आपका मिथ्या व्यपदेशन देखा जाए, इसमें जो आपका क्वेश्चन थोड़ा कम बनता है। मिथ्या व्यपदेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन या दुर्व्यपदेशन में क्वेश्चन जो बनता है, एक तो आपको इसमें देखना है कि व्यक्ति का इरादा नहीं रहता फ्रॉड करने का, लेकिन फ्रॉड हो जाता है। मिथ्या व्यपदेशन पर जो केस हैं, डेरी बनाम पिक का है, जस्टिस हरसैल का है। और भले ही कपट की परिभाषा हरसैल ने दी हो, लेकिन आपका ये केस शुद्ध रूप से इस केस में संव्यवहार को माना क्या गया, धारा 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिथ्या व्यपदेशन में कल भूमिका बांधी गई थी कि होता क्या है, व्यक्ति बोलता तो है, आपका झूठ बोलता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। या उसे विश्वास होता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा होता है झूठ। तो ऐसी दशा में, यानी कि कुल मिलाकर सत्यता का बिना पता किए हुए और झूठ बोलना ही मिसरिप्रेजेंटेशन है। या व्यक्ति ये बिलीव करता है, अपने ही बिलीव कर लिया, तथ्य का पता नहीं लगाया सच्चाई का, और लगा बोलने, और वो ये समझता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, अन्य बातें सत्य नहीं हैं। लेकिन वह उसकी सच्चाई का बिना पता लगाए बोल देता है। लेकिन बोलने वाला ये समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ सत्य, लेकिन वास्तव में वो क्या बोलता है, झूठ। तो इसे हम क्या कहेंगे, मिथ्या व्यपदेशन। पिछली बार जो क्वेश्चन आपका जे में आया था, जो ये फ्रॉड हैं, ये संविदा और आपका अपकृत भी है, लेकिन मिथ्या मिथ्या व्यपदेशन संविदा भंग में तो आएगा संविदा में, लेकिन ये टाट नहीं है। यानी कि इसके लिए आप अपकृत विधि के तहत मुआवजा वसूल सकते हैं कि नहीं, नहीं। कपट अपकृत हैं, लेकिन मिथ्या व्यपदेशन अपकृत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार अंतर से आया था। आइए अब शुरू किया जाए आपका बैरक की भाषा। और इसमें आपका टेक्निकल क्वेश्चन 1-2 आएगा, वह देखिए आपका धारा 17 में एलिस्टेशन नहीं हो पाया था भाई। यानी कि धारा 17 का एक पॉइंट आपका छूटा हुआ है। उदाहरण से पूछा जाता है, 5 मिनट में उदाहरण बता दिया जाए, तब धारा 18 चला जाए। भाई उदाहरण छूटा था। देखिए धारा 17 में 4 दृष्टांत दिए गए हैं। अब आप पकड़ते रहिएगा कि ये दृष्टांत किससे रिलेटेड है। पहला, को नीलाम द्वारा
ख को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में क जानता है कि वह ऐबदार है। क घोड़े के ऐब के बारे में ख को यानी कि बी को कुछ नहीं बताता, तो सामान्य नियम यह है कि अगर किसी तथ्य के बारे में कोई व्यक्ति मौन रहता है और बोलने का कर्तव्य उसका नहीं है, तो क्या वह फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं? नहीं। तो सामान्य नियम यही है कि मौन रह जाना फ्रॉड नहीं है, जब तक कि कल बताया गया था कि बोलने का कर्तव्य न हो। तो पहला उदाहरण किस पर आधारित है? जनरल रूल पे। बोलने का कर्तव्य नहीं था, घोड़ा ऐब घोड़े में था, नहीं बताया, तो कपट नहीं माना जाएगा। इसके लिए सुअरों वाला भी केस याद रखिए। वार्ड वर्सेज हाब्स का कल केस बताया गया था, सुअर वाला। सुअर बेचा, सुअर बीमार थी, बताया नहीं, तो बताइए क्या सुअर बीमार है बताने का के लिए बाध्य था? नहीं। दूसरा दृष्टांत देखिए। क ख की पुत्री हैं और अभी ही प्राप्त वय हुई हैं। यहाँ पक्षकारों के बीच के संबंध के कारण क का यह कर्तव्य हो जाता है कि यदि घोड़ा ऐबदार है तो वह ख को बता दे। देखिए, ए अपना घोड़ा अपनी पुत्री को बेचता है। पुत्री अभी अभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण की है, जल्दी ही। तो अब समस्या ये आई कि क्या ए का कर्तव्य बोलने का था? तो कल मैं लिस्ट बताया था और उस लिस्ट में एक पॉइंट और बताया भी था कि जहां पक्षकारों के बीच का रिलेशन किसका हो? विश्वास का, वहां मौन रह जाना फ्रॉड माना जाएगा। तो यहाँ अगर पिता अपनी पुत्री को घोड़ा बेच रहा है, घोड़े में दोष है, तो पिता पुत्री का रिलेशन कैसा है? विश्वास का। तो कानून कहता है कि मौन रह जाना कपट माना जाएगा कि नहीं? बताइए तो। कल के उदाहरण से माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच किसका रिलेशन है? विश्वास का। और विश्वास के रिलेशन में आप मौन नहीं रह सकते। आप कमी है तो क्या करिए? बता दीजिए। अगला देखिए, तीसरा। क से ख कहता है कि अगर आप इस बात से प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान माने इनकार, डिनाई, प्रत्याख्यान न करें तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा बेऐब है और बी शांत रह जाता है। तो बी का शांत रहना बोलने के क्या है? तुल्य। ये तो उदाहरण मैं 3-4 बार बताया था, कहिए तो फिर से बताया जाए, नहीं तो छोड़ दिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उदाहरण आपका यही बताया गया था कि मौन रहना, मौन कब बोलने के क्या होगा? तुल्य। इसका उदाहरण कहाँ दिया गया है? तो किस इलस्ट्रेशन में? तीसरे में। चौथा देखिए। क और ख जो व्यापारी हैं, एक संविदा करते हैं। क की को कीमतों में ऐसे परिवर्तन की निजी जानकारी है जिससे संविदा करने के लिए अग्रसर होने की ख की रजामंदी पर प्रभाव पड़ेगा और क उसकी सूचना ख को नहीं देता, तो इसे फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा, क्योंकि कीमत अब बढ़ गई है। पुरानी कीमत पर ही मिल जाए सामान, ये सब लोग चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि जैसे पेट्रोल की कीमत 12 बजे बढ़ने वाली है, तो आपका 10 रुपया मान लीजिए सरकार ने घोषित किया, शाम को घोषणा की कि 12 बजे रात से पेट्रोल की कीमत क्या होगी? 10 रुपया बढ़ जाएगी। तो पूरा बाइक वाले और वाहन वाले लाइन लगा देते हैं कि अब पेट्रोल क्या किया जाए, 12 बजे के पहले भरवा लिया जाए। तो पंप वाले भी बंद करके ताला लगा कर फरार कि पेट्रोल क्या हो गया? समाप्त। तो समाप्त हो गया तो कब से बेचा जाएगा? 12 बजे के बाद, और दाम क्या करके बढ़ा के। तो परिवर्तन की सूचना है, नहीं देता दूसरे पक्षकार को, तो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अब आ जाइए धारा 18 भाई।
18 निकाल लीजिए और इसी में दुर्व्यपदेशन देखिए आपका इसमें क्या पूछा जाता है। दुर्व्यपदेशन या आ जाएगा 18 में आएगा, खंड 2 में है, उसको अभी बताते हैं हम। कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड यानी कि आणविक कपट, तो आणविक शब्द को हम बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। ये 18 में आएगा आपका, और ये 18 के क्लास 2 में आएगा। तो अब 18 शुरू किया जा रहा है, बेरक देखिए। सेक्शन 18 जब भी पढ़िए तो धारा 18 पढ़ना है। इसका इफेक्ट क्या होगा दुर्व्यपदेशन का या मिसरिप्रेजेंटेशन का, धारा 19, और लाभ की वापसी की धारा में 64 में। 3 धाराएं एक साथ पढ़ेंगे। अब देखिए दुर्व्यपदेशन की परिभाषा। दुर्व्यपदेशन से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है, यानी कि मीन्स एंड इंक्लूड। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, जहाँ भी ये दोनों शब्द एक साथ आए इसका मतलब ये हुआ कि वह परिभाषा सर्वांगीण है, संपूर्ण है, एब्सोल्यूट है, यानी कि पूर्ण है, यानी कि दूसरे चीजों की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए, उस बात का जो सत्य नहीं है, इसका मतलब कि उस थिंग का जो सत्य नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है तो है क्या, झूठ। भाई सत्य नहीं है तो क्या है, झूठ। उस बात का जो सत्य नहीं है, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चायक प्राख्यान, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चायक प्राख्यान। निश्चायक प्राख्यान मतलब आपका निश्चायक मने कंक्लूजिव, कंक्लूजिव मतलब कि अकाट्य, अकाट्य मतलब निर्विवाद, यानी कि पूरी क्षमता से, यानी कि पूरा आपका जोश में। और प्राख्यान का मतलब क्या हुआ, एसर्ट करना। एसर्ट करना मतलब कि स्वीकार करना, स्वीकार करना मतलब बताना। यानी कि इसका मतलब पहला लाइन का ये हुआ कि कोई बात सत्य नहीं है, लेकिन उस बात को निश्चायक रूप से प्राख्यान किया जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए दूसरे व्यक्ति को क्या किया जाता है, बताया जाता है। जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित न हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का बिलीव करता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम पहला पॉइंट देखें तो ए ने कोई बात बी से कहा, ए निश्चायक रूप से कहता है, यानी कि एक ए निश्चायक रूप से वे बातें करता है बी से। ए को विश्वास है कि ए जो बात बी को बता रहा है वह सत्य है, लेकिन सत्य की जानकारी किए बिना ही वह बोला जा रहा है। जैसे उदाहरण दूसरा लीजिए। मान लीजिए एक लड़का चाय की दुकान पर चाय पीने गया, अभी आयोग का नोटिफिकेशन आया नहीं था और वह विश्वास कर लिया अपने मन, आयोग की साइट पर नहीं देखा, विश्वास कर लिया कि आयोग ने परीक्षा क्या की, टाल दी, और लगा लोगों को बताने कि आयोग ने परीक्षा टाल दी, लेकिन सत्यता की जानकारी किए बिना बोल रहा है कि करके, किए बिना। लेकिन उसका इरादा धोखा देने का नहीं है, वह ये विश्वास करता है कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है, सत्य। लेकिन सच्चाई का पता करने में उपेक्षा बरता, सच्चा नहीं किया। और सच्चाई का पता नहीं किया, तो ऐसी दशा में और निश्चायक रूप से बोल रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ हर हाल में क्या है, सत्य है। तो बताइए ये क्या माना जाएगा, फ्रॉड की मिस रिप्रेजेंटेशन।
मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इरादा धोखा देने का नहीं था और वह ये बिलीव करता था कि जो मैं निश्चायक रूप से अकाट्य रूप से बिलीव कर रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, सत्य। बस एक काम उसने नहीं किया कि सत्य है कि नहीं इस बात की जानकारी करने में क्या कर दिया, डिफॉल्ट। इस पर जो केस है वह डेरी बनाम पिक का ही केस है, जस्टिस हरसैल का, और इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन माना गया। फिर इस केस को हम बता रहे हैं। देखिए भाई, आपका इस केस में हुआ क्या था वो थोड़ा देखना है। फिर एक बार कल हम बताए थे, एक कंपनी थी, उसने सरकार के पास अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दिया। सरकार के प्राधिकारियों ने कहा कि 4-5 दिन में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तत्पश्चात इस विश्वास पर कंपनी ने आपका नोटिफिकेशन पेपर में जारी कर दिया कि आप हमारा शेयर खरीद रहे, सरकार से मुझे क्या मिल गई है, अनुमति। ये कंपनी। तत्पश्चात लोग शेयर जब खरीद लिए तब हुआ कि सरकार ने अप्रूवल देने से इनकार कर दिया और आपका कंपनी के खिलाफ उसके बाद लोगों ने फ्रॉड के लिए मुकदमा किया कि कंपनी ने झूठ बोला और हमसे क्या किया है, फ्रॉड। कंपनी कह रही थी कि हजूर हमारा धोखा देने का इरादा ग्राहकों को नहीं था, सरकार के प्राधिकारियों के आश्वासन पर ही हमने ये जारी किया। हम झूठ तो बोले, इसमें हम कोई ये नहीं है, लेकिन हमारा इरादा लोगों को धोखा देने का नहीं था। कोर्ट ने भी माना कि कंपनी ने धारा 17 में कपट न करके 18 में क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, क्योंकि कंपनी का कभी भी इरादा धोखा देने का नहीं था। वह झूठ बोली थी लेकिन सच्चाई का बिना क्या लगाए, पता। तो बिना सच्चाई का पता लगाए अकाट्य रूप से आप कोई कथन करिए और वह कथन सत्य न हो बल्कि क्या हो, झूठा हो, तो इसी को हम क्या मानेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन। पहला आया। दूसरा देखिए, जो दूसरा आपका कह सकते हैं कि पॉइंट है, वह पॉइंट आपका कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड, यानी कि आणविक कपट। अब आणविक शब्द को याद रखिए। आणविक का मतलब होता क्या है, आणविक शब्द कहाँ कहाँ यूज हुआ है, और एक क्वेश्चन आपका इस पर बनता है। आणविक का मतलब प्रलक्षित, न है तो लिख लीजिएगा भाई बैरक पर, खंड 2 में है, ये पूछ सकता है अंदर जाकर। प्रलक्षित मतलब विवक्षित। विवक्षित का मतलब हुआ मानद, उपधारित, कल्पित, कल्पित भी कहा जाता है, या प्रभाषित, प्रलक्षित। लेकिन इंग्लिश वर्जन एक लाइन याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये हुआ कि वास्तव में वो चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन उस चीज़ का मौजूद होना कानून क्या करता है, मान लेता है। सबसे उत्तम उदाहरण पहले हम सिविल मामलों का लेते हैं, तब डायरेक्ट बताएंगे और कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड बताएंगे। सबसे पहले आप पढ़िएगा सीपीसी की धारा 11 का कौन सा स्पष्टीकरण में कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेट है, बताइए तो, बता गया ना, 3 की 4 की 5। और एक्चुअल रेजुडिकेटा स्पष्टीकरण 3 में, और कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा तो सीपीसी का सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर कौन पढ़ना है, 4। वादी जिन आधारों को अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए उठा सकता था, यानी कि जिन आधारों पर वह क्या हो सकता था, कोर्ट में जीत सकता था, तो कानून कहता है
कि वह उन आधारों को क्या करे, उठा दे। अगर वह नहीं उठाता उन आधारों को, तो कानून ये मानता है कि आपने उठाया, उस पर सुनवाई भी हो गई और उस पर क्या आ चुका है अब, फैसला। इसी प्रकार प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा के लिए जिन आधारों को क्या कर सकता था, कोर्ट में उठा सकता था, तो पहले ही मुकदमे में सभी आधारों को वह क्या कर दे, उठा दे। अगर कुछ आधारों को उठाया, कुछ को नहीं उठाया, तो माना जाएगा कि अपने बचाव में वह सभी आधारों को उठा दिया, सब पर सुनवाई भी हो गई और सब पर क्या हो गया, फैसला। जबकि वास्तव में न तो सुनवाई हुई, न ही फैसला आया, लेकिन कानून ने क्या कर लिया, डिम्ड। डिम्ड मतलब क्या हुआ, मान लिया। उसी प्रकार कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा में, मैंने कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड में, फ्रॉड तो होता नहीं है, लेकिन फ्रॉड जैसा मान लिया जाता है। फ्रॉड है नहीं, लेकिन फ्रॉड जैसा क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। अब देखिए बहरे की भाषा, कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसे भुलावा देकर पहुँचाए जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक व्यक्ति है, बी से बी को धोखा देने का इरादा नहीं रखता, लेकिन बी का जो ड्यूटी है वह कहता है कि तुम ब्रीच कर दो, तुम ड्यूटी को न निभाओ, कर्तव्य को न निभाओ, लेकिन इसमें धोखा देने का इरादा रहता है कि नहीं, नहीं। फिर भी दूसरे पक्षकार को क्या हो गया, धोखा। जैसे कि उदाहरण के रूप में ए एक व्यक्ति है, बी के अभिकर्ता को कहता है कि तुम अपना कर्तव्य न निभाओ, ये सामान तुम न बेचो मालिक का, लेकिन मालिक को धोखा देने का इरादा ए का नहीं है। सामान न बेचने के कारण मालिक को धोखा हो जाता है, नुकसान हो जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को क्या हो जाता है, फायदा, जो सामान ज़्यादा बेच दिया। तो ऐसी दशा में ए ने अभिकर्ता से कर्तव्य भंग जरूर कराया, लेकिन ए का इरादा धोखा देने का था कि नहीं, नहीं था। फिर भी दूसरे को क्या हो गया, धोखा। तो इसी को एक्चुअल कपट तो हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि धोखा देने का इरादा नहीं था। लेकिन कंस्ट्रक्टिव कपट जरूर कहेंगे, आणविक कपट जरूर कहेंगे, यानी कि सीधा धोखा देने का इरादा तो नहीं था, लेकिन दूसरे को क्या हो गया, कर्तव्य न निभाने के कारण धोखा। उदाहरण देखिए, कल और एक दो बताएंगे, दिमाग में नहीं आ रहा है, वैसे 3-4 उदाहरण इस पर बताना चाहिए था, लेकिन भाई कभी काल ये होता है कि उदाहरण सटीक कभी काल दिमाग में नहीं बैठता। तो प्रयास हम करेंगे, कल फिर इसको खोज कर लाएंगे, 2-3 उदाहरण कम से कम बेरेट का बताया जाए, क्योंकि ये सही बात है कि इस पर उदाहरण आपका बताया तो गया, लेकिन वो भी एकदम सटीक नहीं बैठा। तीसरा देखिए, इसको कल हम फिर हल्का सा बताएंगे। चाहे कितने ही सरल भाव में क्यों न हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय हो कोई भूल कराना। तो ये भी आपका कल ही डिटेल में बताया जाएगा कि करार के बारे में जो पदार्थ हैं या सामान उमान है, उसके बारे में कब मिस्टेक कराया जाएगा। इसके बाद आ जाइए धारा 19 हम बता चुके हैं, आपका प्रपीड़न, आपका कपट और मिथ्या व्यपदेशन का प्रभाव। फिर 19 ए मैं बता चुका हूँ
असम्यक असर का प्रभाव यानी कि किस धारा का प्रभाव 16 का। अब आइए अगला बढ़ा जाए 20, 21, 22। 20, 21, 22 को आप थोड़ा व्यापक वे में पहले पढ़ेंगे। मिस्टेक देखिए भाई, चूंकि आपका पहले तो भूमिका बांधिए तब आपका क्वेश्चन बनाया जाएगा। मिस्टेक यानी कि भूल। जब भी आप भूल पढ़िए तो 4-5 जगहों से पहले कोरिलेट करके पढ़िएगा। एक आईपीसी में आप पढ़ेंगे 76 और 79, पिछली बार पूछा गया है। फिर आपका अपकृत यानी कि टाट में आप पढ़ेंगे मिस्टेक क्या होता है। फिर आपका निर्णय में मिस्टेक आ गया तो इसके लिए धारा 152 हम पढ़ाएंगे सीपीसी, और आपका सीआरपीसी की धारा कौन सा 362। पहले भूल समझिए मिस्टेक होता क्या है, इसके बाद आपका ये सीपीसी की धारा भाई बताया जाएगा और ये आपका सीआरपीसी है। इसके बाद एविडेंस में भी भूल पढ़ना है, और वह भूल या त्रुटि या गलती जो पढ़नी है, गलती हो गई 93 से लेकर और आपका 98 तक, 97 तक की देखा जाए। 93, 94, 93, 94, 95, 96, 97, हाँ 93 से लेकर कहाँ तक आपका हम देखेंगे 97 तक देखेंगे। इस देखिए ये आपका सीपीसी 152, सीआरपीसी 362। फिर आपका एविडेंस में अभी आपका बिहार में भी पूछा गया था, मेंस में भी आया था। 93 से लेकर कहाँ तक पढ़ना है 97 तक पढ़ना है। इसके बाद आपका एक लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा जाता है कपट या भूल का प्रभाव क्या होगा 17 के 18। लिमिटेशन एक्ट की देखिए धारा थोड़ा मिस्टेक कर रही है, 17 हो सकता है। परिसीमा अधिनियम की हो सकता है धारा, भाई क्लियर नहीं है धारा 17 के 18 देखिए तो एक बार मिस्टेक। लिमिटेशन एक्ट 1963। और संविधान नियम की भाई देखिए आपका कौन कौन धारा पढ़नी है 20 से 22 तक हम बताएंगे। इसके बाद 18 का क्लाज 3 भी पढ़ना है, और इसी के साथ संविधान नियम की 17 है ना, ठीक है भाई। परिसीमा अधिनियम की धारा 17। अब संविदा अधिनियम में 3 जगह से मिस्टेक पढ़ना है। एक आपका 20 से लेकर कहाँ तक 22, उसी के साथ आपका अभी पदार्थ के बारे में भूल हो गई है तो आपका कहाँ पढ़ना पड़ेगा धारा 18 का कौन सा क्लाज, अभी कल पढ़ाएंगे हम इसको, कौन सा 3। और आपका मने संविध भूल हो गई है मिस्टेक हो गया है तो कौन सी धारा अप्लाई होगी एक और संविधान नियम की 72, ये मिस्टेक पर। तो आइए पहले देखा जाए आपका एक एक कानूनों में 2-2, 4-4 लाइन पढ़िए ताकि एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहे। पहला देखना है कि मिस्टेक होता क्या है या भूल होती क्या है। तो भूल शब्द को न तो टाट में परिभाषित किया गया है न ही आपका आईपीसी में परिभाषित है न ही किसी अन्य कानून में। यानी कि भूल शब्द किसी कानून में परिभाषित नहीं है। तो आखिर मिस्टेक किसे कहा जाता है। तो मिस्टेक का मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु स्थिति की किसी व्यक्ति ने कल्पना की है अगर वह वस्तु स्थिति वास्तव में मौजूद रहती और वह व्यक्ति कार्य करता
तो क्या उस व्यक्ति का कार्य क्षम्य होता? यानी कि ए ने ये समझा कि ये भूत हमारे सामने आ गया है और भूत समझकर बी की हत्या कर दी। अब समस्या ये आई कि अगर बी वास्तव में भूत होता और ए उसको मार देता, तो क्या कानूनन उसका कार्य क्षम्य या एक्सक्यूज होता कि नहीं? अगर हो है भाई, भूत को, किसी व्यक्ति को भूत समझकर मारना, ये केस है 76 आईपीसी में, बचाव मिलेगा, लेकिन सम्यक सावधानी और क्या बरत के? सतर्कता। देखिए एक और हम उदाहरण बता रहे हैं। आपका जो चिरंजी लाल का केस पूछा गया है, चिरंजी लाल का पहले केस देखिए, तब और समझाते हैं। देखिए रात का माहौल है, आपका लाइट है नहीं, जंगल का इलाका है और अक्सर आपका जंगली जानवर लोगों के घरों पर आते रहते हैं। एक घर में सो रहा था, तब तक दरवाजे पर खटखटाहट होती है। ये समझता है कि कोई जंगली भालू आ गया है, कुल्हाड़ी उठाता है और जंगली भालू समझकर दरवाज़ा खोलते ही कुल्हाड़ी का वार करता है। अब वार उसके बच्चे को लग जाता है, उसका बच्चा मर जाता है। तो क्या ये बचाव का हकदार होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उससे क्या हो गई? मिस्टेक। और ये जो मिस्टेक हो गई है, यानी कि भूल का मतलब ये हुआ कि जो परिस्थितियां विद्यमान होना व्यक्ति विश्वास करता है, अगर वास्तव में वह परिस्थिति होती, यानी कि वास्तव में अगर उसका पुत्र न होकर दरवाजे पर कौन होता? भालू, और ए उसको मारता, तो क्या ए को बचाव मिलता? मिलता। तो भले मिस्टेक वश वह किसको मार दिया? अपने पुत्र को, तो ए किसी अपराध का दोषी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब पिछली बार यूपीएपीओ का क्वेश्चन देखिए, भूल के बारे में विधि भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की किस धारा में अभिकथित की गई है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। और आपका कौन कौन सी धाराएं आईपीसी की दो मारेंगे? 76 और 79। फिर एक बार याद रखें, मिस्टेक से दोबारा हम बता रहे हैं, एपीओ में आ चुका है और 90% लोग गलत करके ही आए हैं। तो प्रयास ये करिए कि अब मिस्टेक से जहाँ भी क्वेश्चन आए, चाहे एविडेंस में आए, चाहे सीआरपीसी में आ जाए, चाहे जहाँ भी आए, आज पढ़ाने के बाद आपका कहीं से भी गलत न हो, ये प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मिस्टेक केवल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं बताया जा रहा है, जिन जिन कानूनों में क्या है, प्रावधान है, सब जगह बताया जा रहा है। तो फिर एक बार देखिए, मिस्टेक शब्द के बारे में प्रावधान आईपीसी की दो धाराएं करती हैं, 76 भी करती हैं और 79 भी। 76 कब लागू होगी? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाउंड है, विधि द्वारा बाध्य हैं और उससे सद्भावना पूर्वक मिस्टेक या भूल हो जाती हैं, तब 76 लागू होगी। और जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य नहीं है, लेकिन कानूनन न्यायानुमत है, न्यायानुमत का मतलब कानून ये कहता है कि अगर आपने ये कार्य कर ही दिया तो आपने कोई गलती नहीं की, और उस दौरान कार्य करने में अगर गलती हो जाती है तो वह गलती किस धारा में क्षम्य है? आपका 79। तो दो उदाहरण जो बार बार पूछे जाते हैं मेंस और प्री में, दोनों पर एक एक उदाहरण पहले देखिए। पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय ने जारी किया और वारंट में ए का नाम पता दिया गया है और पुलिस को आदेशित किया गया है
कि वह ए को गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत करे। पुलिस गिरफ्तार करने जाती है, बी को गिरफ्तार करती हैं। पुलिस उचित सतर्कता और सावधानी यानी कि सद्भावना पूर्वक कार्य करती हैं। तो अभी आप एविडेंस पढ़े हैं, बताइए सद्भावना पूर्वक पुलिस ने कार्य किया कि दुर्भावना? ये मेंटल फैक्ट हैं कि फिजिकल? मेंटल की धारा में सुसंगत है एविडेंस के। 14 सद्भावना पूर्वक शब्द आईपीसी में कहाँ परिभाषित है? बताया गया था अभी 52 में है। उचित सतर्कता और क्या बरतना? सावधान। तो अगर पुलिस ने इस बात की जितनी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि बी ही ए हैं, पुलिस ने किया और ए बी को ए समझकर गिरफ्तार कर लिया, ये मिस्टेक का फैक्ट हुआ, तथ्य की भूल हुई, तो क्या पुलिस वाले इस गलती के लिए जिम्मेदार होंगे कि वह बचाव के हकदार होंगे? लेकिन कब दुर्भावना में कार्य किया हो कि सद्भावना? सद्भावना में। तो दुर्भावना और सद्भावना फिजिकल फैक्ट हैं कि मेंटल फैक्ट? मेंटल हैं। इसे कैसे साबित किया जाएगा? आचरण, हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, और कोई उपाय नहीं है। तो आपका पहला उदाहरण ये मिला 76 में। पुलिस भी द्वारा बाध्य थी वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन पुलिस द्वारा क्या हो गई? मिस्टेक। तो पुलिस बचाव की हकदार होगी कि नहीं होगी? अगर ये मिस्टेक गुड फेथ में हुआ, बोनाफाइड में, यानी कि कैसे हुआ? सद्भावना। ये भी द्वारा बाध्यता के मामले में हमने क्या कराया? भूल। अब भी द्वारा न्यायानुमत में एक उदाहरण देखिए, आईपीसी की धारा 79। ए बी को ये देखता है कि लग रहा है कि बी सी की हत्या कर देगा, तो ए बी को गिरफ्तार कर लेता है और पुलिस के पास ले जाता है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो पुलिस को ये पता लगता है कि बी अपनी आत्मरक्षा, अपने बचाव में कार्य कर रहा था। बी अपराध नहीं करता बल्कि क्या कर रहा था? अपने बचाव में। और ए ने गलती से किसको गिरफ्तार करके ला दिया? बी को ही। तो बताइए, अगर ए ने सद्भावना पूर्वक बी को गिरफ्तार किया है, बी अपराधी नहीं था, वह तो अपने बचाव में क्या कर रहा था? कार्य। तो क्या ए बचाव का हकदार होगा कि नहीं होगा? लेकिन मामला चूंकि बी द्वारा ए बाध्य नहीं था, लेकिन बी द्वारा क्या था? न्यायानुमत। तो कौन सी धारा में आईपीसी में बचाव लेगा? 76 की 79? 79। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं। 76 और 79 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट तथ्य की भूल बचाव देगी, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ विधि की भूल बचाव नहीं देगी। पिछली बार एपीओ में आया था कि तथ्य की भूल किस धारा में बचाव है, तो दिया था 77 है नहीं, 78 है नहीं, 79 है, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ज़्यादा अपने को पढ़ाकू समझते हैं वह धारा 76 रटे रहते हैं, जबकि 76 ही नहीं, दोनों धाराओं में है। और कुछ दिमाग लगाते हैं कि सर तो दो धारा बताए थे, इसमें तो केवल 79 है। तो भाई भागते भूत की लंगोटी भली, कम से कम एक धारा है तो उसी को मार कर आइए। और 90% लोग गलत करके आए थे। 79 में तथ्य की भूल क्षम्य, विधि की भूल क्षम्य नहीं। ये दोनों धाराओं में किसमें 76 में भी और किसमें 79। तो हमें नहीं लगता कि अब दृष्टांत या क्वेश्चन आ जाए तो अब आप गलती करेंगे। न समझ में आया हो तो फिर बताया जाए। अब आपका निर्णय में गलती कराइए, दूसरा नहीं टाट में देखा जाए। पहले
बिहार उहार में क्वेश्चन बनता है ज़्यादा प्री में। अपकृत विधि के तहत चाहे मिस्टेक या भूल या गलती, माने मिस्टेक तथ्य का हो या मिस्टेक विधि का हो। फिर एक बार याद रखें, अपकृत में भूल बचाव है कि नहीं, तो अपकृत में मिस्टेक कोई बचाव नहीं। फिर एक बार तैयार रखें, टाट में या दुष्कृत विधि में पढ़े होंगे, क्या भूल कोई बचाव देगी, नहीं। अब उसी में भरमा देगा, तथ्य की भूल बचाव देगी, विधि की भूल बचाव देगी, दोनों बचाव देगी, इनमें से कोई नहीं। अगर टाट में ये जाकर क्वेश्चन पूछे तो क्या मारेंगे, मिस्टेक कोई बचाव देगा कि नहीं, नहीं। अब आ जाइए गलती कराइए निर्णय में। अगर निर्णय लिख लिया गया, साइन भी कर दिया जज ने, और निर्णय में कोई क्लर्कियल मिस्टेक माने लिपकीय त्रुटि या कोई आपका गणितीय त्रुटि यानी कि कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो गया, तो बताइए, अगर सिविल मामला है तो धारा सीपीसी की धारा 152 कहती है कि निर्णय पर साइन करने और निर्णय सुनाए जाने के बाद भी कौन सी गलती सुधारी जा सकती है, क्लर्कियल की मैथमेटिकल की, दोनों दोनों। यानी कि लिपकीय गलती, नाम में कुछ हेर फेर हो गया, गणितीय यानी कि रकम में कुछ इत्यादि हेर फेर हो गया, तो क्या वह गलती सुधार योग्य है कि सुधार योग्य नहीं है। तो सिविल मामलों में कौन सी धारा कहते हैं सुधार योग्य है, 152। और यही मामला अगर आपराधिक हो, निर्णय सुना दिया गया और निर्णय में कोई मैथमेटिकल या क्लर्कियल मिस्टेक हो गया, तो क्या ये मिस्टेक सुधार के योग्य है कि अयोग्य है, बताइए तो क्या है, योग्य है। अब आपका मने हिस्ट्री सीटरों के बारे में थोड़ा पुलिस एक्ट जानिए तो, हिस्ट्री सीटरों के दो वर्ग होते हैं, वर्ग ए और वर्ग बी। कौन से वर्ग में आने वाले हैबिचुअल अफेंडर, आभ्यासिक या आदतन अपराधी, व्यसनी अपराधी के बारे में ये माना जाता है कि ये सुधार के योग्य हैं, तो वर्ग ए। और कौन सुधार के अयोग्य हैं, बी। तो वर्ग ए में कौन रखे जाते हैं, आपका चार लोग, कौन कौन बताए तो, डकैत रखे जाएंगे कि नहीं, आपका पशुओं की चोरी करने वाले, सेंध मारने वाले, और रेलवे मालगाड़ी से क्या, हाँ माल चुराने, सामान चुराने वाले। अब आइए आपका पहले लिमिटेशन एक्ट देख लिया जाए। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 17 में कपट या भूल का प्रभाव दिया गया है कि अगर कोई पक्षकार मुकदमा करने को लेकर जितने दिनों तक भूल में था, वह समय गिना जाएगा कि अपवर्जित किया जाएगा, बताइए तो। मान लीजिए 2 महीना मिस्टेक भूल में रहा, तो क्या वह समय गिना जाएगा कि अपवर्जित किया जाएगा। अपवर्जित मतलब कि उसे हटा दिया जाएगा, उसे जीरो मान लिया जाएगा, उसकी अपवर्जित किया जाएगा जितना दिन उसके साथ फ्रॉड होता रहा या जितने दिन वो क्या रहा, मिस्टेक में। अब नए लोगों के बस की बात ये नहीं है, धारा 17, बस एक लाइन याद रखिए कि भूल का प्रभाव और कपट का प्रभाव परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा किसमें दिया गया है, 17 में। नए लोग इसके आगे ना जाने, इतना ही जाने, ये नहीं कि आगे ना बढ़े। अब आपका देखा जाए लास्ट में एविडेंस, तब कॉन्ट्रैक्ट की धाराएं तोड़ी जाए, और कॉन्ट्रैक्ट में खूब पूछा जाता है। देखिए आपका अब दस्तावेज आ जाइए। जो दस्तावेज होते हैं,
डॉक्यूमेंट होते हैं, कागज पत्तर होते हैं, उसमें दो प्रकार की गलती हो सकती है। दो प्रकार की एम्बिगुअस हो सकता है, दो प्रकार की त्रुटि हो सकती है, दो प्रकार के माने आपका माने मिस्टेक हो सकता है। एक गलती हो सकती है पेटेंट। पेटेंट मतलब प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब ये हुआ कि प्राइमा फेसाई सरसरी तौर पे पहली नज़र देखने से ही गलती क्या हो जाए, महसूस। तो ये गलती कैसी गलती कही जाएगी? प्रत्यक्ष गलती, पेटेंट डिफेक्ट या सीधी गलती। इस गलती के बारे में प्रावधान, पिछली बार कई लोग बिहार में गलत करके आ गए। इस गलती के बारे में दो धाराओं में प्रावधान है, एक आपका 93 और दूसरा कौन सा, 94। इस गलती को सुधारने के लिए कोई साक्ष्य ग्राह्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यानी कि गलती को सुधार, कौन सी गलती एविडेंस में सुधारी नहीं जा सकती? पेटेंट की लेटेंट, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कौन सी धारा है? 93 और 94। आइए गलती कराया जाए। ये एक व्यक्ति है, वह वसीयत लिखता है, पूरी कहानी लिख दिया, संपत्ति का वर्णन भी कर दिया, लेकिन मरने के बाद किनको किनको संपत्ति मिलेगी नाम ही छोड़ दिया और मर गया। मरने के बाद आपका उसकी पुत्री आती है कि पिताजी हमें मानते थे, अगर लिखे होते तो हमारा ही नाम लिखे होते। पुत्र आता है कि पिताजी हमें मानते थे, अगर लिख देते तो किसका नाम लिखते, मेरा। और बीबी कहती हैं कि हमें मानते थे, तुम निकम्मों का क्यों नाम लिखते, हमारा ही नाम लिखते। मैं उनकी क्या थी, वाइफ थी, अर्धांगिनी थी। अब आप लोग बताइए, जब पिताजी वसीयत लिख रहे थे उसी समय उन्हें चाहिए था कि क्या कर देते, भाई कौन कौन मरने के बाद प्रॉपर्टी पाया था, नाम क्या कर देते। तो मरने के बाद ये गलती बताइए प्रत्यक्ष होगी कि अप्रत्यक्ष? माने दस्तावेज पढ़ने से समझ में आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। तो इस गलती को सुधारा जा सकता है कि नहीं? नहीं। जैसे कि अगर किसी का चेहरा ही कुरूप हो और लाख आप क्रीम पाउडर लगाइए और लाख फाउंडेशन का कोर्स करिए, क्या चेहरा सुधर सकता है कि नहीं? नहीं। ये प्रत्यक्ष गलती है जो पहली नज़र में ही चेहरा देखने से क्या होती है, मिल जाती है। तो थोड़ा बताइए, ये मानसिक फैक्ट होगा कि फिजिकल? भाई जो दिखाई दे जाए कैसा फैक्ट, फिजिकल। अब मानसिक पर थोड़ा आइए, मानसिक फैक्ट में जोड़िए थोड़ा। अगर किसी के मन में चोर हो तो क्या वो दिखाई देगा? तो कैसे उसे देखा जाएगा? उसके हाव भाव, चाल चलन, रहन। और इसीलिए तो दो धाराएं एविडेंस की स्पेशल बनी है जो मन में चोर है। आपका धारा 14 और कौन सी चल रही है, 15। तो मन का चोर है। तो अगर मन में कपट है तो क्या उस मन के चोर को सुधारा जा सकता है कि नहीं? सुधारा जा सकता है, क्योंकि वह आंतरिक तथ्य है। उचित शिक्षा दीजिए, नैतिक शिक्षा दीजिए, ब्रेन वॉश करिए और दिल को क्या करिए, बेचारे का बदल दीजिए। तो ऐसी दशा में अब आ जाइए कानून में, फिर बैक होइए। दूसरी जो एविडेंस में गलती होती है, हाँ एक और उदाहरण देखिए, प्रत्यक्ष गलती का देना था भाई आपका, बिहार में पूछा गया, छूटे ना कोई क्वेश्चन, भले थोड़ा 5-10 मिनट समय लग जाए, भले कांटेक्ट न चले, लेकिन जितना कोरिलेशन है वह जरूर चलना चाहिए, क्योंकि यही बातें 2 कदम आपको क्या बढ़ाएंगी आगे। और जाकर देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जितना अभी बताए गए। अभी बिहार में आया आपका घोड़ा वाला उदाहरण, 93 में ही आएगा। ए बी को घोड़ा बेचने का करार करता है 1,000 रुपया या 1,500 रुपया में।
अब घोड़ा 1,000 में बेचा जाएगा कि 1,500 रुपया में, ये क्या इस गलती को सुधारा जा सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि जब तुम घोड़ा बेचने का करार कर रहे थे उसी समय या तो 1,000 लिखते या कितना लिखते। तो ये अब ये गलती, इस गलती को सुधारने के लिए मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होगा कि नहीं, बिहार में पूछा। तो मौखिक साक्ष्य क्या होगा? ग्राह्य नहीं होगा। कौन सी धारा एविडेंस की? 93। अब आइए मन की गलती देखा जाए, जो इंटरनल होता है। अब उसको क्रीम पाउडर नहीं लगाया जाता, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश करके गलती को क्या किया जाता है? सुधारा। उसी प्रकार दस्तावेज में जो गलती होती है, मिस्टेक होता है, एक अंदरूनी होता है। दस्तावेज पढ़िए तो सब कुछ सही, लेकिन दस्तावेज को जब अप्लाई करेंगे तब समस्या आती है। तो आपका ऐसी गलतियों को मौखिक साक्ष्य द्वारा, मुख से बोले गए साक्ष्य द्वारा सुधारा जा सकता है कि नहीं? सुधारा जा सकता है। अब आपका ऐसी गलतियां कहाँ कहाँ दी गई हैं? तो 95, 96 और 97। ऐसी गलती को पेटेंट की लेटेंट कहा जाता है। लेटेंट प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष की अंतर्निहित। भाई अंतर्निहित मतलब अप्रत्यक्ष। इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब कि ऊपर से दिखाई न दे। अब आइए दो गलतियां कराइए। ए बी से करार करता है कि हे बी, मैं तुम्हें अपना सफेद घोड़ा बेचूंगा 1,000 रुपया में। आप लोग खुद बताइए, क्या कहीं भी करार के शब्दों में कोई गलती है? नहीं, क्योंकि घोड़ा बेचना सफेद क्लियर है, और एक कितना दाम भी क्लियर है कि नहीं? कितना में? 1,000। जब घोड़ा बेचने की बारी आती है तो पता लगता है कि ए के पास आपका 2 घोड़े हैं, 2 सफेद घोड़े हैं। यानी कि जब धरातल पर बातों को लागू किया जाता है तब कितने तथ्यों पर लागू हो गई? 2। तो कौन सा घोड़ा बेचने का इरादा था, इस बारे में मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होगा कि अग्राह्य? ग्राह्य, क्योंकि सब कितने घोड़े आ गए? 2। अब देखिए, ए बी से करार करता है कि हे बी, हम साथ साथ हम लोग हैदराबाद जाएंगे। तो बताइए, क्या शब्द में कोई कमी है? आप विलेख में कोई त्रुटि है? नहीं। लेकिन जब हैदराबाद जाने की बारी आई तो एक पाकिस्तान में भी हैदराबाद हैं, भारत में भी हैं। अब किस हैदराबाद जाना था, ये समस्या आ गई। तो क्या इस गलती को सुधारने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं? तो ये कैसी गलती हुई? मन वाली, मेंटल गलती, अंदरूनी गलती, अंतर्निहित गलती, लेटेंट गलती, अप्रत्यक्ष गलती कहिए। इस गलती को सुधारा जा सकता है। तो कौन गलती सीधे दिखाई देती है, कौन नहीं दिखाई देती? तो कौन दिखाई दे जाती है दस्तावेज में ही? प्रत्यक्ष। और कौन दिखाई नहीं देती पढ़ने से? अप्रत्यक्ष। तो एक उदाहरण फिर बैक हुई है। जैसे ए लड़का है, विवाह तय हुआ और लड़के ने मांग किया कि हम लड़की से जाकर क्या करेंगे? खुद मिलेंगे, खुद देखेंगे, अपने बाप पर हमें विश्वास नहीं है। कई लड़के ऐसे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कबीरा इस संसार में भांति भांति के क्या लोग, वही उदाहरण चलते रहे हमेशा। देखिए आपका पीछे हमारे भाई सीनियर पर्सन मुस्कुरा रहे हैं, चवन्नी मुस्की। तो भाई कई किताब उताब भाई बता दें, पीछे बैठे हैं अनुज जी, कई किताबें कंपटीशन का लिख चुके हैं, और आपका इंटरव्यू की भी 3 किताबें अभी लिखे हैं, और फिर भी यहाँ आके हमारे सम्मान में पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। इनकी किताबें काफ़ी मार्केट में प्रसिद्ध रहती हैं,
ला फाइटर में लिखते हैं ये, और फिर भी पिछली सीट पर क्या किए हैं, बैठे हैं। वैसे सीनियर पर्सन पिछली सीट पर ही बैठते हैं, शांत रहते हैं। तो कोई भी अगर किताब उताब चाहिए आपको तो भाई अपना संपर्क कर लीजिए। आप ला फाइटर में लिखते हैं। हमें भी फ्री का चंदन घासा रघुनंदन पढ़ने के लिए 2-4 किताबें दिए हैं। अभी समय अभाव के कारण आदमी पढ़ नहीं पाया, लेकिन भाई काफ़ी आपका हमारा भी नाम रोशन करते हैं। इतने प्रभावित हुए कि किताब लिखने के बावजूद भी कहे कि नहीं हम आकर पढ़ेंगे। आगे आपकी पढ़ाया हुआ क्या करेगा, काम करेगा इंटरव्यू में और किताब लिखने में। ये इनकी बड़प्पन है कि यहाँ आकर बैठकर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं तो भाई ज्ञानी तो हैं ही, तभी तो तमाम चीज़ें लिख रहे हैं। तो बिहार इंटरव्यू का 3 वॉल्यूम लिखे हैं भाई। हो सकता है मार्केट में आ गए हैं कि नहीं, अभी आ गए हैं ना। तो मार्केट में भी आपका आ गया है 3 वॉल्यूमों में इंटरव्यू के लिए। तो फिर एक बार बैक हुई। आपका लड़का गया देखने लड़की, तो क्या 2 मिनट में चेहरा ही तो देख सकते हो, और क्या देख सकते हो। अपना चेहरा देख लिया, 2-3 मिनट बात किया कि क्या करती हो, तो एलएलबी की हूँ, और क्या करती हूँ पीछे जेपीओ की तैयारी। चलो ठीक है। अब विवाह के बाद जो आंतरिक आपका दोष है, यानी कि उसी को अंतर्निहित दोष कहिए, लेटेंट दोष कहिए, वो तो भाई विवाह के बाद जब साथ रहेंगे तब तो पता लगेगा। तो आपका वो बाद में जब कब पता लगता है, जब दस्तावेज को धरातल पर या वास्तविकता में क्या किया जाता है। शब्दों में कोई कमी नहीं, यानी कि लड़की देखने में सुंदर थी, लेकिन मन में बाद में क्या निकला, उसके कपट। या लड़का भी कह सकते हैं भाई आपका उदाहरण। इस प्रकार आपका मिस्टेक बताया गया, अब कॉन्ट्रैक्ट में तोड़ लिया जाए। भाई डिटेल में तो कल चलेगा, क्योंकि गर्मी भी धीरे धीरे माहौल में क्या होती जा रही है। तो हमें भी थोड़ा उधर करना पड़ेगा कि आपका कुर्सी। अब धाराओं को तोड़ लेना है। कांटेक्ट की धारा 20, पहले 72 बता दिया जाए भाई, क्योंकि तोड़ने से पहले 72 तो बताया जाए, क्योंकि ये तो तोड़ा नहीं जाएगा तीनों धाराओं में। देखिए आपका 72, देखिए पनीर का उदाहरण सबसे सेट होता है। मान लीजिए ए एक मित्र बी के पास गया और पनीर और मटर लिया था 250 ग्राम। अपना पनीर बढ़ा दे क्या, भाई ज्यादा लोग हैं तो बढ़ा दिया जाएगा 200 ग्राम। तो भाई देखिए आपका फिर एक बार उदाहरण थोड़ा व्यापक वे में लेना पड़ेगा। देखिए, हाँ चलिए मटर नहीं देखिए आपका भाई, तो पूरे जिले को थोड़े खिलाना है भाई। देखिए फिर उदाहरण लेके इलाहाबाद में प्रसिद्ध है कि अगर भोजन न बनाना हो तो मित्र के पास आप 100 ग्राम पनीर लेकर चले जाइए, घटा दिया जाए, और 50 ग्राम मटर। और जितना मटर और पनीर जितना का रहेगा, उतना का प्याज और तेल मसाला किसका लग जाएगा, मित्र का। तो आपका लेकिन उदाहरण आपका बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए ये आधा किलो पनीर और 50 ग्राम मटर खरीदा, मटर की मात्रा कम, पनीर की मात्रा ज़्यादा। इसी उदाहरण पर 72 को समझ लीजिएगा। बी के पास गया, अपना दो चौरा होने लगा, बी के मेज पर कह सकते हैं पनीर मटर रख दिया, और जब आने लगा तो भाई भूलवश मिस्टेक हो गया, भूल हो गई, और पनीर मटर कहाँ छूट गया, मेज पर, और अपने रूम पर आ गया। तो अब आप बताइए, क्या दोनों मित्रों में संविदा हुई कि नहीं, नहीं। लेकिन भूलवश एक मित्र का सामान किसके पास छूट गया, तो दूसरे मित्र का क्या कर्तव्य है, बनाकर खा ले कि पहले मित्र को लौटा दे। और अगर नहीं लौटाता, बनाकर खा लेता है, तो भले संविदा न हुई हो, ये कोसाई कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, संविदा कल्प कहा जाता है,
संविदा के तत्व न होते हुए भी जबरदस्ती कानून संविदा जैसा क्या करता है, मान लेता है, तो जितना पनीर और जितना आपका मटर का दाम मित्र द्वारा लौटाया जाएगा, ये मिस्टेक हो गया संविदा में कि संविदा से बाहर जाकर, संविदा से बाहर। अब आइए दूसरा उदाहरण। ए ने बी से करार किया कि 5 बोरा चावल भेजेंगे और गलती से चावल पहुंच गया 6 बोरा, तो 1 बोरा के बारे में बी का कर्तव्य है कि वापस कर दे। अगर वो रख लेता है, यूज कर लेता है, तो बी का कर्तव्य है कि उस 1 बोरे का भी दाम क्या करे, दे, भले 1 बोरे के बारे में संविदा न हुई हो। क्योंकि ये जो 68 से 72 आगे बताया जाएगा, ये कोसाई कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा के तत्व न होते हुए भी जबरदस्ती क्या मान लिया जाता है, संविदा। तो एक तो मिस्टेक 72 से निकल गया समानुमान में गलती से। अगला मिस्टेक आपका 3 धाराओं में है, धारा 20, 21 और 22। पहले धाराओं को याद रखिए। अगर संविदा के दोनों पक्षकारों से गलती हो गई तो धारा 20, अगर विधि की भूल हो गई, मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, तो धारा 21, और एक्स पार्टी मिस्टेक हो गया, संविदा के दोनों पक्षकारों से भूल नहीं हुई, किससे हुई, एक से, तो कौन सी धारा अप्लाई होगी, 22। फिर एक बार कवर करिए। दोनों पक्षकार भूल में हो तो कौन सी धारा, 20, विधि की भूल 21, एक पक्षीय भूल 22। एक उदाहरण बता दें, कल तोड़ा जाएगा आगे। ए बी से करार करता है कि हे बी, हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करेंगे, और जिस समय ये करार हो रहा था न तो ए को मालूम था न ही बी को, और पुत्री की डेथ हो गई थी, तो दोनों पक्षकार करार के तथ्य के बारे में क्या थे, भूल में, और ये करार ही क्या हो जाएगा, संविदा तक पहुंचेगा कि नहीं, नहीं, और ये करार क्या होगा, वाइड होगा, बातिल होगा, यानी कि क्या होगा, शून्य होगा। तो तमाम उदाहरण इस पर हैं, 2-3-4 केस भी पढ़ने पड़ते हैं, और केस आपका कल अभी लिखवा ना, जब भाई 1-2 दिन लेक्चर देखिए ताकि 30 तक हो जाए, तो आधा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा। तो 2-4 दिन अभी लेक्चर चलाते हैं, तब उधर अगले हफ्ते 2-3 दिन में लिखवाएंगे। आपका प्री के लिए प्रयास करिए कि भाई लेक्चर देते हुए ही लिखते रहिए, नोट्स ले लीजिए, कुछ कम है उसी पर ऐड करते रहिए, क्योंकि यूपी जे आने वाली है, तो अब जे पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। एपीओ तो वैसे भी टल गया है, आराम से भी चलेगा तो सिलेबस क्या होगा, अभी 2 बार हो सकता है एपीओ का, लेकिन जे पर हो सकता है जुलाई अगस्त तक आए। तो इसके बाद आपका माइनर लगाना है, यानी कि जितने छोटे छोटे कानून हैं वो लगातार अब जे के लिए चलेंगे। जल्दी हम योजना बना रहे हैं, आपका जल्दी ही योजना बनाई जा रही है भाई, चलेंगे आपका। मुस्लिम ला भाई ऑडियो पढ़ाया गया है, हिंदू ला चलाया जाएगा पहले, टेलीग्राम पर भेज दे रहे हैं आपका ये, तब तो भाई हैंग करने लगता है मोबाइल, हमारा भी कई लोगों का, तो आपका कुछ वीडियो डिलीट होगा, ऑडियो पुराना, तभी मुस्लिम ला जाएगा। तो कुछ डिलीट करके मुस्लिम ला हम भेज दे रहे हैं आज शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, देख ले रहे हैं, देखिए एक बार, या आप पर्सनल ले लीजिए, हमारे टेलीग्राम पर ये भेज दीजिए कि सर मुस्लिम ला का ऑडियो हमें पर्सनल भेज दीजिए, पर्सनल सही रहेगा भाई, आपका किसी का मोबाइल हैंग नहीं करेगा।